Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Javed Ahmad Lon, once again in front of you, my dear students. I have chosen the content today for you people. That's from the chemistry class 10th, and the topic is chemical reaction, chemical equation, coefficient, and chemical equation balancing. In this content, we will discuss about what really the chemical reaction means, what is the definition of chemical equation, what is the symbolic view of chemical equations, how is the coefficient used in chemical equation for balancing the equations, and what are the steps, easiest step for a student to make use by which he or she can balance the chemical equation. So let's back on the content. Before going on the balancing of equations, let's first understand what is chemical reaction, chemical equation, coefficient, and the steps. So, dear students, here I go. Chemical reaction. Firstly, what is chemical reaction? A process in which one or more substances, the reactants, this substance ये रिप्लेस करता है अपनी जगह रिएक्टेंट को. इट मींस द प्रोसेस इन विच वन और मोर, एक या एक से ज्यादा सबस्टेंस, वो सबस्टेंस आता है रिएक्टेंट्स में, ठीक है, जिसकी इक्वेशन होने वाली है, जिसकी रिएक्शन होगी, टू कन्वर्ट देम one or two or more than two different substances, that's called the product. कहते हैं कि कोई भी चीज जिसकी रिएक्शन होनी होती है, किसी केमिकल रिएक्शन की केमिकल की रिएक्शन होने वाली होती है, वहां पे अगर हम एक या दो से ज्यादा सबस्टेंस को या एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को मिला देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कोएफिशिएंट व्हाटसोएवर इज पॉसिबल फॉर वी पीपल टू यूज एंड टू अटेन व्हाट प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, वो प्रोडक्ट चाहे एक मॉलिक्यूल हो या दो एटम हो या ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड में मिले हमें, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन. सिंपली द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड कि वो प्रोसेस, इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं जब कोई भी सबस्टेंस या मॉलिक्यूल या एटम उसकी रिएक्शन हो एज ए रिएक्टेंट by means of some use of some catalyst or some reaction fastener, तो हम हासिल करते हैं उससे प्रोडक्ट. समझ आ रही है? समझ लीजिए कि मैं एक रिएक्शन इस टाइम परफॉर्म कर रहा हूं. रिएक्शन क्या है मेरी? कि मैं रिएक्टेंट हूं, मैं इस टाइम रिएक्ट हो रहा हूं बोर्ड के साथ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं. इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे? प्रोडक्ट इसका वो मिलेगा मुझे कि जो आप बाद में घर में इस क्लास को पढ़ेंगे, इस क्लास को समझेंगे, और इस क्लास को समझने के बाद जब आप खुद ही इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, तो दैट मीन्स कि मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल गया. एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल फ्रॉम द बोथ साइड. जितना मैं दूं उतना आपसे लूं, इतना इस चीज को हम बोलते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन. ठीक है सर? तो क्या कहते हैं? सबस्टेंस कैन बी आइदर ए केमिकल एलिमेंट और ए कंपाउंड. कहते हैं ये सबस्टेंस जिसकी रिएक्शन होनी होती है, केमिकल रिएक्शन, ये शायद कंपाउंड हो सकता है, ये एटम हो सकता है, ये कंपाउंड हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है. एक से ज्यादा होंगे तो कंपाउंड कहलाता है, उसकी रिएक्शन हो सकती है, एटम की रिएक्शन हो सकती है. तो केमिकल रिएक्शन रीअरेंजेस द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स. ठीक है, कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है इसमें रीअरेंज किया जाता है एटम्स को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जिनकी रिएक्शन होनी होती है, ठीक है, एज रिएक्टेंट टू क्रिएट द डिफरेंट सबस्टेंस कॉल्ड द प्रोडक्ट. ये इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रीअरेंजमेंट कराता है ये रिएक्शन कि हमें आगे से कुछ नया प्रोडक्ट मिले. इस तरह से मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट द केमिकल रिएक्शन इज. सो नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन ये इसी का दूसरा पार्ट है. अगर ये हमने ग्राफिकली पढ़ा तो केमिकल इक्वेशन है इसकी सिंबॉलिक फिगर, कुछ फार्मूला जो हम क्रिएट करते हैं जब किसी चीज को ईज करने के लिए, कम करने के लिए, आसान करने के लिए हम फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं. सिंपल तरीके में केमिकल रिएक्शन हमने समझी. इट्स ए केमिकल रिएक्शन विद ऑफ द सबस्टेंस वन और मोर टू अटेन द प्रोडक्ट्स. सो इन प्रोडक्ट्स को किस तरह से यूज किया जाता है रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. It is the symbolic representation of chemical reaction in the form of symbols and formulas. कहते हैं कि ये एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन की जो हमने ऊपर पढ़ा, जिसमें हम सिंबल्स और फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं. ये सिंबल्स और फॉर्मूलाज किसके होते हैं? ये केमिकल्स के होते हैं जिनकी रिएक्शन होनी होती है.
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपके लिए मैं बता दूं कि कोफिशिएंट का इस्तेमाल हम जरूर यहाँ पे करते हैं। कोफिशिएंट इन एडिशन ये एक ऐसी चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आर द नंबर इन फ्रंट ऑफ फार्मूलाज, ये वो नंबर है जो हम फार्मूलाज केमिकल फार्मूलाज के सामने इस्तेमाल करते हैं ये डिनाई करने के लिए कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन में यूज्ड हुए या कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें एज प्रोडक्ट मिले हैं। फर्स्ट द कोफिशिएंट गिवन गिव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमें देता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। इन रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए हैं, रिएक्शन किसकी हो रही है, कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं इसके रिएक्शन में इन्वॉल्व, वो हमें कौन नंबर देता है, दैट इज द कोफिशिएंट। ठीक है, सो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमें क्या बोलता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्टेंट, दैट मींस reactant should equal be to the product। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बोलता है कि भाई जो चीज जिसकी आप रिएक्शन करने वाले हो जितना इसका कंटेंट होगा उतना ही आगे हमें प्रोडक्ट से मिलना चाहिए। सो स्टेप्स जो आप याद रखेंगे और लिखेंगे अपनी कॉपी पे कि किस तरह से आप आसानी से एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। स्टेप्स टू बैलेंस द इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप जो है आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट फाउंड इन द इक्वेशन। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा एलिमेंट रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में इस एलिमेंट के इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड से या प्रोडक्ट साइड से इस्तेमाल हुए हो। नेट चार्ज ऑफ ऑन इक्वेशन शुड बी सेम ऑन द बोथ साइड। जो नेट चार्ज मतलब कि कितना कोफिशिएंट हमने इस्तेमाल किया, यहां से कितने मॉलिक्यूल्स है और यहां से कितने मॉलिक्यूल्स है, प्रोडक्ट कितना है और रिएक्टेंट कितना है, ये दोनों सेम होने चाहिए। दिस इज द सेकंड रूल ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन। थर्ड रूल, इफ पॉसिबल स्टार्ट विद एन एलिमेंट फाउंड इन वन कंपाउंड। जो रिएक्शन में हमें पहला कंपाउंड मिलेगा जो सिंपल होगा और एक ही कंपाउंड होगा, पहले उससे आप इक्वेशन में कंपाउंड के जरिए बैलेंस कर लीजिए और लेटर ऑन बाकी एलिमेंट्स को उसके साथ साथ इक्वेशन में बैलेंस करना सीखिए। ठीक है, तो बैलेंस वही चेंज द कोफिशिएंट नॉट सबस्क्रिप्ट। कहते हैं कि हम प्रोडक्ट या सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं चेंज करने में, बल्कि हम प्रोडक्ट किसका इस्तेमाल करते हैं, कोफिशिएंट का, ताकि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस कर सके। सो चौथा पॉइंट क्या है, वंस यू हैव बैलेंस्ड वन एलिमेंट डू द सेम विद अनदर एलिमेंट। कहते हैं कि जब आपने एक एलिमेंट को बैलेंस कर दिया वैसा ही अब आपको बाकी एलिमेंट्स के साथ करना है उनको बैलेंस करने के लिए। प्रोसीड अंटिल द एलिमेंट्स हैव बीन बैलेंस्ड। तब तक आप करते रहिए बैलेंस जब तक आपको ये ना लगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इनकी बैलेंसिंग हो चुकी है। तो फिफ्थ पॉइंट जो हम आपको बताएंगे, चेक योर वर्क टू मेक सडन चेंज। कहते हैं कि आप अपना वर्क दोबारा चेंज कीजिए। इन 5 स्टेप्स के थ्रू आप दोबारा से चेक कीजिए क्या आपका काम पूरी तरह से हो गया, क्या दोनों साइड से आपकी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई या नहीं। इस तरह से आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेके आया हूं किस तरह से आप नॉर्मली एक इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने एग्जांपल ली। यहां पे हमने रिएक्टेंट्स के तौर पे एक तो नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया। दिस इज नाइट्रोजन, हम जानते हैं, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो है NH3, दिस इज द अमोनिया, ठीक है। ये हमारे पास अमोनिया बन गया। कहते हैं कि ये चीजें और ये चीजें, इनको देखिए ये कंपाउंड क्या इसके बराबर होता है या नहीं। हम देखेंगे पहले, यहाँ पे N हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, H हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ आप देखेंगे प्रोडक्ट्स में तो N हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है, H देखेंगे तो ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल। दैट मींस ये इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो क्या करेंगे हम, हमें कोफिशिएंट का इस्तेमाल करना है। हम लेंगे दोबारा से यहाँ पे नाइट्रोजन अपने हमारे 2 मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन हमारे 2 मॉलिक्यूल्स है और ये NH3 जो है इसको हम कोफिशिएंट के तौर पे यहाँ 2 इस्तेमाल करेंगे। दैट मींस N जो आ गया यहाँ पे 2, H2 आ गया 2। यहाँ पे हम देखेंगे N हमारे पास अब कितने मॉलिक्यूल्स आए, 2, H कितने मॉलिक्यूल्स आए, 6। इसको और इसको मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन का नंबर होगा। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब हमने 2 बढ़ाया तो इससे हमें N का मॉलिक्यूल तो इक्वल मिला, लेकिन H का मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया। तो क्या हुआ, रिएक्टेंट्स में हमें H की कमी खलने लगी, ठीक है। दोबारा से इसको अंडर प्रोसेस लाएंगे कोफिशिएंट के थ्रू। N2 plus 3H2 gives 2NH3।
इस तरह से हमें N के मॉलिक्यूल्स 2 मिले, H के मॉलिक्यूल्स 3 2 6, और यहां से देखेंगे N के मॉलिक्यूल्स हमें 2 मिले और H के मॉलिक्यूल्स हमें 6 मिले। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम बता सकते हैं कि दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही हमारे प्रोडक्ट में भी मॉलिक्यूल्स है। जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में है उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमें इसके प्रोडक्ट में भी मिल रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस इक्वेशन। सो नेक्स्ट इक्वेशन जो है यह हमने ली यहाँ पे मीथेन ऑक्सीजन हमने लिया, और इसके प्रोडक्ट जो हमें मिले वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिले। आप देख लीजिए यहाँ पे C is equal to 1, H is equal to 4, O is equal to 2. So here C is equal to 1, O is equal to 3 and H is equal to 2. O देखिए मॉलिक्यूल्स के दो है का ऑक्सीजन के, और ये एक कितने हो गए 3, तो यहाँ से कितने हैं 2। अब C देख लीजिए, C हमारे पास बराबर है एक मॉलिक्यूल। H कितने हैं, यहाँ से 4 है और यहाँ से कितने हैं सिर्फ 2, तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट रिएक्शन बनती है। दिस इज वन ऑफ द कंबशन रिएक्शन। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कंबशन रिएक्शन क्या होती है। तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे, कोएफिशिएंट जिससे हम बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करते हैं। CH4 मीथेन को लिया हमने ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, CO2 मिला हमें प्लस 2H2O। वाटर कंटेंट जो हमें यहाँ पे मिला वो ज्यादा बड़ा है। कैसे, यहाँ पे देखिए C कितना है 1 है, यहाँ पे C कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 और 2 4, यहाँ ऑक्सीजन देख लीजिए आप 2 है हमारे पास, यहाँ ऑक्सीजन देख लीजिए 2 और 1 3, तो अभी भी ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं, कोएफिशिएंट का इस्तेमाल दोबारा से करना पड़ेगा हमें। CH4 दैट मींस यहाँ पे 2O2 का इस्तेमाल करेंगे और 2CO2 प्लस 2H2O मिलेगा हमें। यहाँ वाटर कंटेंट देखिए, यहाँ पे C इज इक्वल टू 1, H इज इक्वल टू 4, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 2 4 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देख लीजिए आप C कितने हैं 2 मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे C के हैं, ऑक्सीजन के देखिए 2 2 4 जी यहाँ पे आप देख लीजिए 2 2 4। हाँ आप यहाँ पे देख लीजिए 2 and 2 और 4 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे एक देखिए ऑक्सीजन के और ये 2 ऑक्सीजन के हो गए 4, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए H जो है वो हमें 4 मिले बराबर, 2 2 2 4। तो देख लीजिए इस तरह से हमने दोबारा से एक कोशिश की कि एक इक्वेशन को किस तरह से इम्बैलेंस से हम बैलेंस पोजीशन पे ला सकते हैं। सो नेक्स्ट इक्वेशन फॉर योर ईज हैं हमारे तीसरे एग्जांपल के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आयरन का एक एलिमेंट लिया है, हमने ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स लिए हैं, दैट मींस फेरिक ऑक्साइड हमने लिया है, हमने कार्बन लिया है और हमें यहाँ पे आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ देख लीजिए आप, आयरन के 2 कंटेंट है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है और कार्बन का 1, और यहाँ देख लीजिए प्रोडक्ट में हमें आयरन का 1, ऑक्सीजन के 2 और कार्बन के 1। तो देख लीजिए इनकम्प्लीट रिएक्शन है यहाँ पे, इसको हम कंप्लीट नहीं बोल सकते, तो इसको हम क्या कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे 2 का हम इस्तेमाल करेंगे इन फ्रंट ऑफ द फेरिक, दैट मींस ट्वाइस फेरिक सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे Fe के हमें 4 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2 and 2 are 4, एंड ऑक्सीजन के हमें 6 मिलेंगे, 2 3 are 6, और कार्बन ऑलरेडी हमारे पास 1 है। तो यहाँ देख लीजिए आप, फेरस हमारे पास 1 ही है और ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, ठीक है। 2 3 are 6 जी, जी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 2 3 are 6 और कार्बन हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे देखिए फिर से इनकम्प्लीट रिएक्शन है। क्यों, यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे कार्बन 3 है। यहाँ पे आयरन हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। तो क्या करेंगे, दोबारा से 2Fe2O3 प्लस 3C प्लस 4Fe प्लस 3CO2। यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऐड किया 4, यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऐड किया 2, यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऐड किया 3, यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऐड किया 3। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस होगी। देखिए यहाँ पे आयरन जो हमारे पास वो 4 मॉलिक्यूल है, 2 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, 2 3 6, कार्बन हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, आयरन फिर से हमें 4 मॉलिक्यूल्स मिल गए, ऑक्सीजन हमारे पास 2 3 6 मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली, और कार्बन हमारे पास
कार्बन हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स मिल गए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन में जो इन चीजों का इस्तेमाल होता है, these are known as the symbols or formulas. So one more example I will love to use for you people. नेक्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे जिंक की ली है और इसके साथ हमने लिया है HCl हाइड्रोक्लोरीन, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड, ठीक है, और हाइड्रोजन अलग से। तो अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे हमने जिंक का एक मॉलिक्यूल लिया, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जिंक का आपने देखा हमें एक मॉलिक्यूल मिला, क्लोरीन का हमें 2 मॉलिक्यूल मिले और हाइड्रोजन के हमें 2 मॉलिक्यूल मिले। तो देख लीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, जबकि जिंक की मकदार बराबर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसका कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे 2, ठीक है। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे जिंक 1 मॉलिक्यूल बराबर हाइड्रोजन जो है हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिल गए हमें, क्लोरीन जो है 2 मॉलिक्यूल मिल गए हमें। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो जिंक का 1 मॉलिक्यूल हमारे पास है और क्लोरीन का हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है। और यहाँ पे आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन भी हमें 2 मॉलिक्यूल से मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इस इक्वेशन को हमने सिंपली फ्रॉम अनबैलेंस्ड टू द बैलेंस्ड फॉर्म में पेश किया। बैलेंस हमने तब किया जब हमने उन स्टेप्स को आसानी से समझा कि रिएक्टेंट्स को कैसे हम प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इक्वल रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द इक्वल प्रोडक्ट्स। और हमने खास तौर पे कोएफिशिएंट का इस्तेमाल किया, जो हम एडिशन टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम रिएक्शंस को बैलेंस करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सिंपली समझाया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंसिंग क्या है, कोएफिशिएंट क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बड़ी आसानी से मैंने आपको सिखाया कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। आप भी प्रैक्टिस करिए घर में, कुछ रिएक्शंस ले लीजिए, कुछ बुक्स कंसल्ट करके या अपनी रेफरेंस बुक कंसल्ट करके। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको इसके थ्रू जो मैंने स्टेप्स आपको दिखाए कि आसानी महसूस होगी कि आप रिएक्शंस को बैलेंस कर सके। थैंक यू सो मच।